प्रिया जयप्रकाश, सबसे पहले अली अहमद जी का बहुत शुक्रिया कि अभी तक हम सब जो यहाँ डायस पे हमारे सारे कुछ हमारे बड़ी पीढ़ी और कुछ हमारे साथ की पीढ़ी और सामने भी सारे दोस्त सब बैठे हैं, सबकी शुक्रगुजार हूँ कि आज हम अपनी बिरादरी में बातचीत करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। कुछ नए पीढ़ी के पत्रकार यहाँ मौजूद हैं, उनके लिए मुझे सबसे ज्यादा खुशी हो रही है कि वो अपनी पुरानी पीढ़ी की बातों को सुनने के लिए यहाँ आए। सबके पास बहुत किस्से होंगे, सबके जीवन की यात्रा के लंबे संघर्ष होंगे। आप जो इधर बैठे हैं और हम जो इधर बैठे हैं, कुछ साथियों को सुना, उनके संघर्षों को सुना। हम शुक्रगुजार हैं अली अनवर जी का इसलिए कि अब तक हम दूसरों की जीवन की कहानियां, खबरें लिखा करते थे। पहली बार किसी पत्रकार ने पत्रकारों की खबरें आप तक पहुंचा दी, पत्रकारों के जीवन की खबरें आप तक पहुंचा दी है। वैसे डॉक्यूमेंट होना अभी के समय में जरूरी है कि जब हमारा भी इतिहास लिखा जाएगा तो हम कह सकेंगे कि कई पत्रकार ऐसे थे जिन्होंने सत्ता के सामने सर नहीं झुकाया, और ये अभी के दौर की पत्रकारिता के लिए ये कहना बहुत जरूरी है। मैं मानती हूँ कि अभी दो तरह की पत्रकारिता चल रही है, हम सब जानते हैं। जिस दौर में है वह पत्रकारिता का सबसे काला दौर इसे मानेंगे, जहाँ बोलने की आजादी नहीं है, लिखने की आजादी नहीं है, पढ़ने की आजादी नहीं है, और अगर आप बोल रहे हैं और सत्ता को खतरा है तो आप जेलों में। अभी कई हमारे पत्रकार मित्र जेलों में बंद है, कई एक्टिविस्ट जेलों में बंद है। तो इस दौर की पत्रकारिता ऐसी है जो कह रहे थे राजकुमार जी या उसके पहले हमारे साथियों ने कहा कि बहुत मुश्किल है। इतनी मुश्किलें हैं कि अब बात मुश्किलें इतनी बड़ी कि आसान होगी। तो ऐसा नहीं है कि हमारे दौर की पत्रकारिता बहुत उन्नत थी, उस समय कभी कोई सुना नहीं था, उस वक्त कोई सत्ता से नतमस्तक नहीं हुआ, ऐसा नहीं था। उस दौर में भी ऐसे लोग थे और इस दौर में भी थे। फर्क यह है कि उस वक्त की पत्रकारिता थोड़ी ज्यादा आसान थी, उस वक्त का कलम थोड़ा ज्यादा आसान था, और अभी की कलम में वो बात नहीं है। अब जिस दौर में है, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, एक बहुत शर्मनाक बात है कि देश के अंदर जो अभी चर्चा का केंद्र है, जिसने हम जैसे पत्रकारों की और आप जैसे बहुत सारे संवेदनशील लोगों की नींद उड़ाई होगी, और इस बात का एहसास हो रहा होगा कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं स्टीम फाइल की खबर देख कर और पढ़कर, और उस फाइल की खबरों को एक पत्रकार ने बाहर निकाला। 10 साल उस पत्रकार ने मेहनत किया, इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं इस दौर में पत्रकार नहीं लिख रहे और दुनिया के सामने बात नहीं कह रहे। ये हिम्मत थी उस पत्रकार में, और पूंजीवाद का इतना बड़ा विभत्स चेहरा शायद हम में से किसी ने नहीं देखा होगा, जब दुनिया के सबसे बड़े ताकतवर और पूंजीवादी लोग पंछियों का मांस नोच नोच के खा रहे, और हमारे देश के अखबारों में उसकी खबर नहीं। माफ कीजिएगा, उसमें हमारे प्रधानमंत्री का भी नाम। तो ये तमाम चीजें हैं पत्रकारिता के इस दौर में। मैं इस बात के लिए सच में शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये किताब निकाली। शायद अगली कड़ी होगी जिसमें नई पीढ़ी के पत्रकार होंगे, या हम में से बहुत छूटे हुए पत्रकार होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने लिखा, जो लगातार लिख रहे हैं, उन सबको सुना, क्योंकि वो उनकी आवाज हमारी आवाज है, हमारी आवाज उसकी आवाज। मेरी पत्रकारिता 25 सालों तक की। मैं कहना चाहती हूँ कि अभी भी पत्रकारिता में लैंगिक विभेद है, अभी भी पत्रकारिता में जाति और धर्म के नाम पर विभेद, अभी भी अगर आप पत्रकारिता की लंबी देखेंगे, इसमें दलितों की आवाज बहुत कम है, आदिवासियों की आवाज कम है। और मैंने तो पत्रकारिता के दौरान देखा कि पहले जब हम आए पत्रकारिता में तो मुझे नहीं पता था कि पत्रकारिता के भीतर भी लैंगिक विभेद हो सकता है, जातीय विभेद हो सकता है, धार्मिक विभेद हो सकता है। क्योंकि हमें लगता था कि हम पत्रकार हैं, हमारा काम खबर लिखता है, हमारा काम आम आदमी के प्रति उत्तरदायित्व को जाहिर करना है।
लेकिन अखबार के भीतर जानने के बाद मैंने देखा कि जो पत्रकार है वो उसी समाज की हिस्सा है और इन तमाम चीजों के भीतर है। इसलिए बार बार मैं जब कहीं जाती हूँ तो मैं ये बात कहती हूँ कि खबरें की हेडलाइंस बता रहे थे कि कैसे लैंगिक विभेद, कैसे जातीय विभेद। जैसे ये खबर बहुत आम थी, हम में से ज्यादातर लोगों ने पढ़ा होगा कि 4 बच्चों की माँ अपने प्रेमी संघात में। हम ये कभी नहीं कहते थे 4 बच्चों का पिता अपनी प्रेमी का संघात, क्योंकि पत्रकारिता में औरतों को हम देंगे और इसका क्या पोजीशन है समाज में उस तरह। राजनीतिक पत्रकारिता में भी जब मैं थी, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी, उसके पहले भी कई लोग थे, तो राबड़ी को जो खबरें उनके बारे में लिखी जाती थी, उनकी बातों से ज्यादा उनके कपड़ों पर चर्चा होती थी, उनके बच्चे जगह पे चर्चा होती। सोनिया गांधी पर भी वैसी खबर। लेकिन धीरे धीरे ये चीजें बदली और जब पत्रकारिता में महिलाओं की धमक हुई तो जो जेंडर इम्बैलेंस था वो भी बदला। हमारे साथ काम करने वाले कई साथी हैं हमारे, और वो बताते होंगे कि किस तरह हम लोगों ने, मुझे याद है मैंने जब पहली बार कई अखबारों से गुजरी और मैं आज अखबार में काम कर रही थी तो मैंने अपने एक साथी से हाथ मिलाया तो ये खबर बन गई कि भाई एक महिला ने एक पुरुष साथी से हाथ मिलाया, क्योंकि हमारी पत्रकार तो वैसी हम उस विभेद के शिकार। लेकिन जब उसी अखबार में 2 साल काम करने के बाद जब हम बाहर सड़क पर चाय पीने के लिए बाहर निकले तो पहले मुझे लोग कहते थे कि मैडम आप अंदर बैठिए, हम चाय आपको भिजवा देंगे। कहते थे क्यों, आप खुले आकाश के नीचे चाय पिएंगे, मैं क्यों नहीं। और जब हम वहाँ आज अखबार के सामने एक चाय की दुकान थी, हम लोग वहां जाने लगे तो सारे अखबार, टाइम्स ऑफ इंडिया उधर था, बगल में सहारा था, सारे लोग वहां आके चाय पीते थे। और मुझे पता चला कि कैसे रिपोर्टिंग की खबर हम सब मिलकर शेयर करते। और इसलिए जब हम अखबार में आए तो मुझे कहा गया कि आमतौर पर उस वक्त औरतें डेस्क पे काम करती थी, रिपोर्टिंग में बहुत कम महिलाएं थी। और मणिमाला जाने के बाद शायद मैं पहली रिपोर्टर थी जो रिपोर्टिंग में, तो खबरों को छूट जाने का भय होता है, क्योंकि हम देर रात की पार्टियों में नहीं जा सकते। हम बड़े बड़े जो पॉलिटिशियंस के साथ मीटिंग्स हो रही थी उसमें नहीं जा सकते। तो वो चीजें धीरे धीरे खत्म हुई और पत्रकारिता में एक ग्रिप बना, महिलाएं आई तो दुनिया भी बदली और जेंडर गैप भी कम हुआ। लेकिन अभी के दौर की पत्रकारिता को और मेहनत करने की जरूरत है और खुलने की जरूरत है। मैं ये मानती हूँ कि हम सब जो इस पक्ष में है कि हमारा अखबार बचा रहे, हमारे कलम बच गए, उसके लिए इस तरह के काम को करना और जरूरी है। और वैसे पत्रकार जो बस उस तरह की खबरें लिख रहे हैं उसके हक में खड़े होने की जरूरत है, क्योंकि जेंडर की गैप नहीं है। आप देखें कि अभी पत्रकारों में कितने दलित हमारे बीच है, कितने आदिवासी हैं, कितने मुसलमान। तो भाषाई स्तर पे भी विभेद है। और अभी का जो समय है जिसमें किस तरह की खबरों को लिया जाता है, मैं तो पत्रकारिता के बाद एक्टिविज्म में आ गई। मुझे एक खबर छपाने के लिए फोन करना पड़ता है। क्यों फोन करना चाहिए? ये शर्म की खबर है कि किसी जन मुद्दे पर एक साथ 100 लोग जमा हुए, क्या ये अखबार की खबर नहीं हो? लेकिन अखबार के पन्नों में उसको सिंगल कॉलम में भी कई बार जगह नहीं मिलती, और मिलती भी है तो आज से। मैं नहीं कहती हूँ कि पत्रकार नहीं लड़ते होंगे, लेकिन अब ऐसी खबरों के लिए जगह नहीं बची, क्योंकि ये पूरा का पूरा कॉर्पोरेट सेक्टर में बदल गया है हमारा अखबार। और जब कोई कॉर्पोरेट सेक्टर में बदल जाए तो उससे हम ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि पत्रकारिता में जो जन आवाज है वो बहुत मुखर हो गया है। कुछ अखबार अभी भी है जो लिख रहे हैं, वाहिद जैसे अखबार है तो वो बहुत सारे जो है केस को छेड़ रहे हैं। कुछ जन मीडिया है, अभी संजीव बैठे हुए श्रीकाल जैसे
पत्रिका चलाते हैं, लगातार लिखते रहते, बहुत सारे लोग हैं बैठे हैं जो लगातार लिखते रहते हैं। हमारे कई साथी ये जो दूसरी जो मीडिया आई है उसने कम से कम एक स्पेस बनाया है कि हम अगर अखबार में या दूसरे मीडिया के इसमें नहीं छप रहे हैं तो कम से कम हम अपनी बातें वहां लिख पाते हैं। हमारे घर में ये भी नहीं था कि हम अपनी बातें वहां लिख सकें, और काफी लंबी लड़ाइयां लड़ी है पत्रकारों ने और वो अभी भी लड़ रहे हैं। और कितना भी पत्रकारिता को कुंद किया जाए, कितनी भी आवाज दबाई जाए, हमेशा कुछ आवाजें रहेंगी जो आम आदमी के पक्ष में लिखेंगी, जो खबरों को लेके आएंगे। जो हमें सिखाया जाता था कि हमारा काम है खबर लिखना और आम आदमी के पक्ष में खड़ा रहना, सत्ता के पक्ष में नहीं खड़ा रहना। लेकिन अब दुर्भाग्य है कि जिस तरह से बाजार है उसमें सत्ता के पक्ष अखबारों को नतमस्तक रहना पड़ता है, पूरी मीडिया को नतमस्तक रहना पड़ता है। एक जो सेकंड वॉइस है उसके लिए बहुत जगह नहीं। अली अकबर जैसे लोग जो पत्रकारिता में आए, मैं जानती हूँ जब वो जनशक्ति से उन्होंने शुरुआत की थी, बहुत सारे लोग जनशक्ति जैसे अखबार शुरू में हुआ करते थे, अब उसकी हालत बहुत खराब है। हम लोग नया नया कदम लगाए थे, हम लोग इन लोगों को देखते हुए हम लोग सीखे। जब इन्होंने कहा कि वो ऐसी योजना कर रहे हैं तो मुझे बहुत खुशी हुई थी। मुझको लगता है कि उन्होंने जो सवाल मुझसे किए थे वो ज्यादा निजी सवाल थे, इसलिए जवाब उसके निजी आए। अगर वो हमारे दौर की पत्रकारिता पर सवाल मिले तो शायद पत्रकारिता के बारे में और ज्यादा कह सकते, और ज्यादा कि हम उस वक्त किस तरह की पत्रकारिता कर रहे थे, किस तरह की मुश्किलों का सामना कर रहे थे, उस वक्त कैसे यूनियन मजबूत था। मैं बता दूं अंतिम बात में ये बात कहते हुए अंत करूंगी कि हम लोगों ने महिलाओं का एक यूनियन बनाया, पत्रकार महिलाओं का, और पहली बार जब लालू यादव आए थे उस का उद्घाटन कर रहे तो उनको हैरानी हुई कि बिहार में 100 महिला पत्रकार हैं। वो सिर्फ अखबार के दफ्तर की बात नहीं थी जो अलग अलग जगह से लिख रही थी, वैसे 100 महिलाओं का संगठन था हमारा, और उनको हैरानी हुई इस तरह की महिला पत्रकार भी यहाँ। और शायद उसी की वजह से मैं बताऊं कि जब हम लोग बात कर रहे थे वहाँ पे साउथ एशियन मीडिया जैसा एक प्लेटफॉर्म हम लोगों ने बनाया था, और इस वक्त गायत्री देवी टाइम्स ऑफ इंडिया में थी बैठने थी। और जब उन्होंने अखबार के अंदर टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर लैंगिक विभेद की चर्चा की और वो खबर में प्रोमिनेंटली छपा तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने उसको उस वक्त डिमोट कर दिया। और हम लोग ने लंबी लड़ाई लड़ी टाइम्स ऑफ इंडिया दफ्तर के पीछे। आज क्या ये संभव है कि हम किसी मुद्दे को लेकर किसी अखबार के सामने लड़ सकें और लड़े और हम जीते? और उत्तम सेन गुप्ता कोलकाता में थे और उन्होंने कहा कि हम लोग उनका डिमोशन वापस करें। तो पत्रकारिता का उसका यूनियन हुआ करता था जो पत्रकारिता के हित में काम करने वाले पत्रकारों के अधिकारों को वो देखता था। अभी हमारे पास कोई ऐसा संगठन नहीं है जो पत्रकारों के अधिकारों की बात काम करते हुए पत्रकार मारे जाते हैं, उनका क्या होता है? वो कभी भी वो नौकरी से निकाले जाते हैं, उनका क्या होगा? पेंशन की बात तो छोड़ेगी। तो ये तमाम चीजें हैं, हम फिर से यादा करना चाहते हैं और हम ये मानते हैं कि हमेशा पत्रकारिता चाहे जिस दौर में हो वो एक आवाज बनी रहे, और जिसको कहते हैं कि खूने दिल में डुबो ली लिया हूँ, तो फैज ये बात कहते थे, तो वो पत्रकारिता बची रहे और वैसी आवाज हम लोग बचा पाए, इसकी निरंतर कोशिश नहीं होगी। बहुत शुक्रिया।